छुपाया था इस दिल में, मैंने तुझको बताया। होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगू ना बहार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगू ना बहार मांगू। तेरे लिए मैं जाने जहां छोड़ू सारा ज़माना। गुज़रेगी कैसे भला तन्हा ज़िंदगी, अब तो तेरे नाम है मेरी हर खुशी। रूप मांगो ना सिंगार मांगो, रूप मांगो ना सिंगार मांगो, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगो। फूल मांगू ना बहार मांगू, चैन मांगो ना करार मांगो, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगो। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। अभी तो मिले हो, अभी तुम न जाना कि दिल बन गया
से कहना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना। झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा। जरा फिर से कहना। किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना। जुबान हुस्न का बयान है, तू जानशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे इतनी मैं होश गंवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना। किसी दिन फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना। अभी तो मिले हो, अभी तुम ना जाना कि दिल बन गया है तुम्हारा दीवाना। हो जरा फिर से कहना। किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी
सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। राज वफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकातें, खुल गई सारी बातें। हो ऐसे न जाऊंगा, मस्ती लुटाऊंगा, गालों से तेरे मैं लाली चुराऊंगा। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने तुझको चाहा है, प्यार में जीना मरना है। कुछ भी कर ले ये दुनिया, अब न मुझको डरना है। याद तेरी तड़पाए, चैन कहीं ना आए। ओ मेरे जाने जाना, दूर कभी ना जाना। बाहों में आऊंगी, दुनिया बसाऊंगी, तेरे बिना तो मैं अब जी ना पाऊंगी। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ओ अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
बजा दूंगी मैं तेरा बैंड बाजा। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी। जिद न करो जाने वफा मान लो कहना, जिद न करो जाने वफा मान लो कहना, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी।
सच। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। अरे लाखों दीवाने तेरे, लाखों दीवाने, आशिक पूरे
दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। हाँ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। मेरी जान जाना मेरे पास आना, ओ मेरी जान जाना मेरे पास आना, अपने आशिक को तड़पा के ना जाना। हाय दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। मेरे जाने जाना मेरे पास आना, ओ मेरे जाने जाना मेरे पास आना, अपनी जान को तड़पा के ना जाना। हाँ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। किया है प्यार किया है, मैंने इकरार किया है, मेरी जान रात ख्वाबों में तेरा दीदार किया है। आज क्या खूब मिला है, जवां महबूब मिला है, मेरी धड़कन की जवानी मेरी चाहत का सिला है। वो समा है सुहाना बड़ा आशिकाना, वो समा है सुहाना बड़ा आशिकाना, ऐसे मौसम में तू मुझको पहचाना। ओ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। तेरा जलवा निगाहों में, तुझे मांगा दुआओं में, मेरी जन्नत मेरी दुनिया मेरे दिलबर की बाहों में। ज़मीं है आसमां तू है, जहाँ देखूं वहाँ तू है, किताबे इश्क में हमदम मेरी तो दास्तां तू है। जाने जाने ज़माना इश्क सदियों पुराना, हो जाने जाने ज़माना इश्क सदियों पुराना, दिया मैंने तुझे चाहत का नजराना। हाँ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। ओ दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना। मेरी जान जाना मेरे पास आना, ओ मेरे जाने जाना मेरे पास आना, अपने आशिक को तड़पा के ना जाना। हाय दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना, ओ दिल तेरा
पनिसा रेनिसा गसपा गामा रेगा जो ऐसे टूट बरसा है हो, जो ऐसे टूट बरसा है, सब कहते हैं ये बादल है। बादल नहीं, बादल नहीं मेरा काजल है। ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं, ये बिजली नहीं मेरी बिंदिया कहीं चमकी बैरन। आजा आजा सजन आजा, मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे भोले सजन आजा। उठती है कसक आजा, दिल कर धक धक आजा। उठती है कसक, दिल कर धक धक, कब होगा मिलन। आजा आजा सजन आजा, 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 आजा सजन में क्या आता, इसलिए देर से आया हूँ। खाली हाथ में क्या आता, इसलिए देर से आया हूँ। झुमके कंगन गजरा पायल कितनी चीजें लाया हूँ। बातों से दिल को बहलाना, चाहने वालों को तड़पाना।
नहीं। शिकवा और शिकायत है आदत आप हसीनों की। छुट्टी लेकर आऊंगा मैं अगली बार महीनों की। जाने दो मुझको है जाना सरकारी नौकर को सताना। हे साहिब ये ठीक नहीं। हे साहिब ये ठीक नहीं। जाऊंगा मैं दीवाना चाहने वालों को तड़पाना। हे साहिब ये ठीक नहीं। हे साहिब ये ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना। ए साहिब ये ठीक नहीं। हे साहिब ये ठीक नहीं। आजा ओ पिया आज माने ना दिया। बाहों में ले ले हमें सोचता है क्या हो जाने जा। हमको ना तड़पा हो जाने जा। हमको ना तड़पा। ठंडी ठंडी है हवा भीगी भीगी है फिजा। आग है दिल में जगी प्यार बरसा जा ओ जाने जा। हमको ना तड़पा ओ जाने जा। हमको ना तड़पा।
ऐसा देखे है क्या, पासा तेरे हैं हम। दूरियों से सनम मेरा निकला जाए दम, गैर सा देखे हैं क्या, पास आते रहे हैं हम। दूरियों से सनम मेरा निकला जाए दम, गैर सा देखे हैं क्या, पास आते रहे हैं हम। सो रहा है ये जहां प्यार से मुझको चुरा, हीरा हूँ मैं प्यार का, सीने पे सजा हो जाने जा। हमको ना तड़पा, हो जाने जा। हमको ना तड़पा। रात न जाए गुजर, हम करें कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर। रात ना जाए गुजर, हम करे कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर। रात ना जाए गुजर, हम करे कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर। जुल्फ में छुप जा जरा, यूं गले मिल जा जरा, सांसों में घुल जा जरा, मुझको ना सता हो जाने जा। हमको ना तड़पा, हो जाने जा। हमको ना तड़पा। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही किसी रहनुमा को इतने कम वक्त में इतने ज्यादा मुकदमात, इल्जामात और कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा हो। एक ऐसा नाम जो कभी इक़्तिदार की बुलंदियों पर था, आज मुसलसल अदालतों, फाइलों और सवालों के दरमियान घिरा हुआ है, और वो है इमरान खान। पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना टू केस में सजा 190 मिलियन पाउंड की ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 8 मुकदमा। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब आखिर है क्या? कानून का मामूली अमल या फिर एक ऐसा गैर मामूली सियासी कहानी जो हर दिन नया मोड़ ले रही है? आज हम खोलेंगे वो फाइलें जिनके हर सफ़े पर एक नया दावा है, एक नया इल्ज़ाम और एक नई बहस और हकीकत जो शायद अब भी सवालिया निशान बनी हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 14 साल की कैद सुना दी गई है और ये इनके सियासी सफ़र का शायद अब भी सबसे भारी झटका करार दिया जा रहा हो। ये सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि इनकी 3 दहाइयों की सियासी जिद्दोजहद के सामने खड़ा वो पहाड़ है जिसे सर करना अब इनके और इनकी जमात के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। कभी तोशाखाना की घड़ियां, कभी साइफर का वो पुरइसरार कागज जो कभी 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल। इल्जामात की फहरिस्त तवील है और दिफा की दीवारें ऊंची। क्या ये सजाएं कानून की हुक्मरानी का सबूत हैं या फिर सियासत के बरसात पर फैली वो चालें जिनका मकसद एक मकबूल लीडर को मंजर आम से हटाना है? आए आज इन सब पर तफसील से बात करते हैं। तोशाखाना ये लफ्ज़ गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान की सियासत का मरकज बना हुआ है, लेकिन असल में तोशाखाना है क्या? ये रियासत का वो खजाना है जहाँ सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला और आला हुकाम को बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ जमा कराए जाते हैं। ये तहाइफ किसी फर्द के नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की मलकियत होते हैं। कानून के मुताबिक कोई भी हुक्मरान को मिलने वाले तोहफे को अपने पास रख सकता है, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी होगी। 2020 से पहले तोहफे की कुल मालियत का महज 20% अदा करके इसे जाती मलकियत में लिया जा सकता था। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने खुद इस कानून को सख्त किया और इसकी हद को बढ़ाकर 50% कर दिया। अगर तोहफा एक मखसूस रकम मसलन 30,000 रुपए से कम मालियत का हो तो वो मुफ्त रखा जा सकता है, लेकिन अगर मालियत ज्यादा हो तो इसका सरकारी तखमीना लगाया जाता है और रकम कौमी खजाने में जमा करानी पड़ती है। इमरान खान पर इल्जाम ये है
कि इन्होंने बतौर वजीर आजम सऊदी अरब और दीगर ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफे, जिनमें खास तौर पर ग्रा ब्रांड की कीमती घड़ी शामिल थी, जो तोशाखाना से कम कीमत पर हासिल की। तहकीकाती इदारों और नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी वो कीमती घड़ी, अंगूठी और कफ लिंक्स का सेट है जो सऊदी वली अहद ने इन्हें तोहफे में दिया था। FIA और बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक इस गिराह वॉच सेट की असल मार्केट कीमत तकरीबन 3 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद थी। इल्जाम यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में असर और रसूख इस्तेमाल करके इस सेट की सरकारी कीमत सिर्फ 10 करोड़ रुपए के लगभग लगवाई गई। इमरान खान ने इस कम लगवाई गई कीमत का 50% तकरीबन 2 करोड़ रुपए से जायद सरकारी खजाने में जमा करा कर उसे अपना लिया। नैब का दावा है कि ये तोहफे तोशाखाना से निकालने से पहले ही मार्केट में बेच दिए गए थे। दुबई के एक बड़े कारोबारी शख्स उमर फारूक ज़हूर ने मंजर आम पर आकर ये दावा किया कि उन्होंने ये घड़ी और सेट $20 लाख, जो इस वक्त के हिसाब से तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनते हैं, उसमें नकद खरीदा था। सबसे बड़ा कानूनी एतराज़ ये था कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने सालाना असासों के गोशवारों में इन तोहफे और इनकी फरोख्त से हासिल होने वाले करोड़ों रुपए की रकम को ज़ाहिर नहीं किया। इस केस में इमरान खान को 2 बड़ी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। पहली सजा इलेक्शन एक्ट अगस्त 2023 में सेशन कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के तहत बदयांती का मर्तकब करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत का मौक़िफ़ था कि उन्होंने जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए। दूसरी बड़ी सजा नैब रेफरेंस जनवरी 2024 में एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और करोड़ों रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और इन पर नैब ऑर्डिनेंस 1919 की मुख्तलिफ दफात के तहत इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रियासती असासों को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात भी लगाए गए। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त काफ़ी तवील है, लेकिन तोशाखाना के अलावा 3 ऐसे बड़े और अहम तरीन केसेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा रखी है। साइफर केस ये इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों से जुड़ा है, जब इन्होंने इस्लामाबाद के एक जलसे में लहराया जाने वाला खुफिया खत साइफर दिखाया था। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने बतौर वज़ीर आज़म रियासत के खुफिया दस्तावेज साइफर के हिफाजत नहीं की और इसे सियासी मकसद के लिए अवामी जलसे में इस्तेमाल किया। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA के मुताबिक ये साइफर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने भेजा था, जिसका मतन अवामी सतह पर लाना मुल्क की सफारती तल्लुकात और कौमी सलामती के लिए खतरा था। हुकूमत का दावा है कि साइफर की असल कापी जो वजीर आजम हाउस भेजी गई थी वो वहां से गायब हो गई और इमरान खान उसे वापस करने में नाकाम रहे। इस केस में जनवरी 2024 में खसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। अदालत का मौक़िफ़ था कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। 190 मिलियन पाउंड केस ये केस मालियाती लेन देन मुबैना तौर पर बरतानिया से आने वाले एक खतीर रकम के गिर्द घूमता है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मलक रियाज के 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए मुंजमद किए थे, जो बाद में पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। इल्जाम है कि इमरान खान की काबीना ने यह रकम कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में इसी बिजनेस टाइकून के जुर्माने की मद में एडजस्टमेंट करने की इजाजत दी। नैब का दावा है कि इस सहूलत के बदले इमरान खान और इनके अहलिया ने अलकादा ट्रस्ट के नाम पर जहलम में एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सैकड़ों कनाल कीमती जमीन और भारी अतियात बतौर रिश्वत वसूल किए। ये केस अभी अदालत में जेर समात है और इमरान खान को इस मामले में भी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना है। इद्दत में निकाह केस ये केस इमरान खान की निजी जिंदगी और इनकी अहलिया बुशरा बीबी से निकाह के गिर्द घूमता है, जिसने कानूनी और इखलाकी बहस को जन्म दिया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह फरवरी 2018 में उस वक्त हुआ जब बुशरा बीबी की तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत 90 दिन अभी पूरी नहीं हुई थी। मुद्दई का दावा था कि ये निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है और इसे जानबूझकर जल्दबाजी में किया गया। फरवरी 2024 में अदालत ने इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा केस था जिसमें किसी साबिक वजीर आजम को निजी निकाह के मामले पर सजा दी गई। मई के मुकदमात इमरान खान की पहली गिरफ्तारी मई 2023 के बाद होने वाले पुरतशद्दद मुजाहिरों ने इनके लिए नई कानूनी मुश्किलात पैदा की।
इमरान खान पर इश्तियाल अंगेजी और अपने कारकुनों को GHQ और जिन्ना हाउस से जैसे फौजी तंसीबात पर हमलों के लिए उकसाने का इल्जाम है। इनके खिलाफ मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों FIRs दर्ज हैं, जिनमें दहशतगर्दी बगावत के दफात भी शामिल की गई हैं। इन मुकदमात में अभी तक ट्रायल जारी है। इन तमाम मुकदमात का मजमुआ देखें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के गिर्द कानूनी घेरा इस तरह तंग किया गया कि एक केस में रिलीफ मिले तो दूसरा तैयार। PTI इसे सियासी इंजीनियरिंग कहती है, जबकि हुकूमत इसे कानून की बालादस्ती का नाम देती है। हकीकत जो भी हो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बाब है जिसने इस मुल्क के अदालती और सियासी निज़ाम को एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी भी आज की वीडियो। हमारे YouTube चैनल एस पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं? मशरिक़ वस्ता के समंदरों से लेकर तेहरान की गलियों तक हर तरफ बारूद की बू है। आज जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने सीना ताने खड़े हैं तो दुनिया लरज़ रही है। क्या आप जानते हैं कि इस खौफनाक दुश्मनी की आग पहली बार कब भड़की थी? ये कहानी आज की नहीं बल्कि उन 444 दिनों की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया था। एक ऐसा बहरान जिसने अमेरिकी सदर की कुर्सी छीन ली और ईरान को हमेशा के लिए शैतान बुजुर्ग का दुश्मन बना दिया। आइए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1979 के उस मोड़ पर जहां से तारीख बदल गई। ये 1970 की दहाई का ईरान था। रोशन, जदीद और अमेरिका का सबसे लाडला इत्तेहादी शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी खिते के पुलिस मैन थे, लेकिन ईरानी अवाम की नजर में वो सिर्फ एक कठपुतली थे। 1953 में CIA ने एक मुंतखब वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दक का तख्ता सिर्फ इसलिए उल्टा था कि ईरान के तेल पर मगरिब का कब्जा रहे। शाह की खुफिया पुलिस सावाक का जुल्म भर रहा था और दूसरी तरफ फ्रांस में जिला वतन एक बुजुर्ग मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खमीनी की आवाज ईरानियों के दिलों में इंकलाब की आग भड़का रही थी। नाजरीन, फरवरी 1979 तेहरान की सड़कें इंसानी समंदर बन गई। शाह मुल्क छोड़कर भाग गए और एक ऐसा इनकलाब आया जिसने पूरी दुनिया के सियासी नक्शे को हिलाकर रख दिया। ईरान अब इस्लामी जमहूरिया बन चुका था। नारा गूंजा, ना शर्की ना गरबी, यानी अब ना हम रूस के गुलाम हैं ना अमेरिका के। असल धमाका अभी भी बाकी था जब कैंसर के इलाज के लिए शाह को अमेरिका में पनाह दी गई तो ईरानियों के गुस्से की आतिशफशां फट पड़ा। 4 नवंबर 1979 की सुबह सैकड़ों मुश्तिल तलबा तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने की दीवारें फैलांग गए। 52 अमेरिकी सफारतकारों को यरगमाल बना लिया गया। मुतालबा एक ही था, हमारा मुजरम शाह हमें वापस करो। दुनिया हैरान थी, अमेरिका परेशान। ये तारीख में किसी भी सफारत खाने पर कब्जे का सबसे तवील और शर्मनाक अरसा साबित होने वाला था। पूरे 444 दिन अमेरिका की साख खाक में मिल रही थी। सदर जिमी कार्टर ने एक इंतहाई खुफिया मिशन का हुक्म दिया, ऑपरेशन ईगल कला। कमांडर्स तैयार थे, हेलीकॉप्टर उड़ चुके थे, लेकिन कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। ईरान के सहरा में एक खौफनाक रेत का तूफान आया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए और 8 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए बगैर किसी गोली चले। दुनिया की अजीम तरीन फौज को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी नाकामी ने जिमी कार्टर की सदारत को डुबो दिया। आखिरकार 20 जनवरी 1981 को जिस लम्हे रोनाल्ड रेगन ने सदारत का हल्फ लिया, ईरान ने उन यरगमालियों को रहा कर दिया, लेकिन तल्लुकात का जो शीशा उस वक्त टूटा वो आज तक न जुड़ सका। आज जब हम यमन, शाम, लेबनान और इसराइल, फलस्तीन के तनाज़ात में ईरान और अमेरिका को आमने सामने देखते हैं तो ये उसी 1979 की दुश्मनी का तसलसल है। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियां लगाई और ईरान ने इस शैतान बुजुर्ग का नाम दिया। 45 साल गुजर गए, लेकिन वो इंतकाम की आग आज भी मशरिक़ वस्ता को जलाने के लिए काफ़ी है। क्या ये दुश्मनी कभी ख़त्म होगी या आने वाले वक्त में ये टकराव पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तारीखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल एस पाकिस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनवरी 2026 में एक दिफाई मुआहिदा किया था
जिसके लिए खुद अमारती सदर मोहम्मद जाहिद अल नहयान भारत गए थे और एक दिफाई मुआहिदा भी साइन किया था। और आप अब बाखूबी जानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में जो ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो ईरान ने पलक झपकते ही मशरिकी वुस्ता और खलीजी ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अमेरिकी फौज, रडार साइट्स और इन फौजी अड्डों पर खड़े अमेरिकी जहाज़ों को भी निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शायद वो सबक सिखाया जो वो कई सदियों तक नहीं भूलेंगी। लेकिन इस सारी कशमकश में मुद्दा ये है कि जब ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे, फजीरा के तेल के ज़ख़ीरों और खलीफा इकोनॉमिक जोन जैसी हसास तस्रीबात को निशाना बना रहे थे तो भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत के लिए क्यों नहीं पहुंचा? क्या भारत ने वाकई अपने दोस्त मुत्तहिदा अरब अमारात को धोखा दिया है? क्या नई दिल्ली के बुलंद बाग दावे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे सिर्फ फोटो सेशन और कागजी कार्रवाइयों तक महदूद थे? ये वो सवालात हैं जो आज पूरी दुनिया में भारत की साख पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। एक तरफ भारत का वो दावा था कि वो मशरिकी वुस्ता का नया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, India has become the new security provider in the Arabian Sea. और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि जब मुश्किल वक्त आया तो भारत ने अपने ही दोस्त को इसके हाल पर छोड़ दिया। नासिर, जब जनवरी 2026 में सदर मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया तो दोनों मालिक ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत फौजी तरबियत, मुश्तरका मशकें और दिफाई पैदावार में ताउन का वादा किया गया। इसके साथ साथ ही $3 अरब का माया गैस यानी LNG का एक बड़ा मुआहदा भी हुआ, जिसके तहत अमारात भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन गैस फ्राहम करेगा। नाज़रीन, भारत महज तिजारती और दिफाई मुआहदे ही नहीं बल्कि भारत इसके ज़रिए खलीज में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता था। भारत का हदफ ये था कि 2032 तक दो तरफा तिजारत को $200 अरब तक ले जाया जाए, यानी दुनिया में भारत एक बड़ी मैशियत के तौर पर जानी जाए, इसका असर रसूख भी हो और भारत की पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले भी। यानी यहाँ पर भारत को ये बात समझनी होगी कि दुनिया में अपनी साख बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होना, क्योंकि एक इज्जतदार रियासत अपने वादे निभाती है। अब हम यहाँ पर इस सब का मुवाजना पाकिस्तान से करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दो तरफा दिफाई मुआहदे को देखें, इसमें तुर्किया भी शामिल होना चाह रहा था। जब सऊदी अरब और अमेरिकी अड्डों और कई एनर्जी साइट्स पर हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी दोस्ती और मुआहदे से 1 इंच भी पीछे न हटा और बाकायदा तौर पर अपनी फिजाइया और जदीद लड़ाका तैयारे सऊदी अरब भेजे ताकि वो सऊदी अरब की मुकद्दस ज़मीन की हिफाजत करे। यानी पाकिस्तान ने दुनिया को अपने वादों की तकमील करके दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने क्या किया? भारत की इस बुज़दिराना खामोशी और स्ट्रेटेजी खुद मुख्तारी के पीछे छुपने की पॉलिसी ने इसके तमाम दावों का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। भारत के इस यूटर्न की सबसे बड़ी वजह वो माशी मजबूरी है जिसे भारत तारिकीन वतन का तहफ़्फ़ुज़ कहता है, लेकिन हकीकत में इसकी कमज़ोरी है। मशरिक़ी वुस्ता में मुकीम 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय शहरी वहाँ से जो पैसा बेचते हैं वो भारत की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 2025 के अदादोशुमार के मुताबिक खलीजी ममालिक से इन भारतीयों ने 91.4 अरब भेजे, जो इसके कुल फॉरेन रिमिटेंस का 38% है। ये रकम भारत की GDP का 3.5% बनती है। CNBC कि ये रिपोर्ट वाज़िया तौर पर बताती है कि भारत इन पैसों की वजह से अपनी मुनाफ़कत खुलकर दुनिया को दिखा रहा है। सिर्फ यही नहीं, भारत के ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के मुफादात ने इसके हाथ पांव बांध रखे हैं। $120 मिलियन की सरमायाकारी
और वस्ते एशिया तक रिसाई का लालच भारत को अमारात की मदद करने से रोकता रहा। नाज़रीन, इसी चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को लाखों टन गंदम और दालें बरामद की और ईरान से सस्ता तेल लेने के चक्कर में अमारात की गोया पीठ पीछे छुरा घोंपा। जब ईरान ने 2 सोमाली के जहाजों को आबनाए हरमज से गुजरने की इजाजत दी तो भारत ने भी बड़ी खामोशी के साथ अपने टैंकर वहां से गुजारे, जबकि इसके दोस्त अमारात के जहाज तो वहां से गुजर ही नहीं रहे थे। नाज़रीन, भारत का ये रवैया मौका परस्ती की बदतरीन मिसाल है। भारत के बड़े बड़े मंसूबे जैसा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक और जेर जमीन ऑयल पाइपलाइंस जो कभी भारत की असमत की निशानदेही समझे जाते थे, अब इस जंग की गर्द में दब चुके हैं। भारतीय वेबसाइट्स और तज्जिया निगारों ने इस बात की निशानदेही की है कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। भारतीय तज्जिया निगारों का कहना है कि भारत ने विश्व ग्रोह बनने के चक्कर में अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी में रख दिए और अब जब मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े होने का वक्त आया तो भारत ने तारीख की सबसे बदतरीन मुनाफकत की। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की इस मुनाफकत को भूल जाएगा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात इस पर इसी तरह एतमाद करता रहेगा जिस तरह UAE के सदर जायद अल नहयान खुद भारत आए थे? भारत खुलकर तो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा ना हो सका, लेकिन इसने सोचा चलो कहीं से तो अपनी कटी नाक बचाऊं, तो इसने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद की तायद की जिसके तहत ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों को कॉन्टिमेंट करना था। जयशंकर का दौरा अमारात महज एक रस्मी कार्रवाई साबित हुआ जिसमें कोई ठोस फौजी ताउन पेश नहीं किया गया। भारत की ये मुनाफकत दुनिया के सामने आ चुकी है कि वो सिर्फ तिजारती मुआहदे और गैस की सप्लाई तक ही दोस्त है, लेकिन जब मैदाने जंग में साथ खड़े होने का वक्त आया तो भारत दुम दबाकर भाग जाता है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ खड़ा होना और भारत का अमारात को तन्हा छोड़ना, ये 2 अलग अलग रवैये हैं जो बताते हैं कि कौन हकीकी दोस्त है और कौन सिर्फ माशी मुफादात का पुजारी। भारत अब ये बात खुलकर दुनिया को बता दी है कि इसकी दोस्ती की बुनियाद सिर्फ डॉलर्स हैं, असूल या दिफाई मुआहिदा नहीं। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने किसी बड़े नाम निहाद आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बने बगैर ही अपने इस्लामी भाई सऊदी अरब के लिए अपनी फौजें, अपने जहाज भेज दिए, और दूसरी तरफ भारत है जो इतने बड़े इत्तेहाद का हिस्सा होने के बावजूद अमारात में हमले होता देखता रहा और महज तमाशाई बना रहा। नाज़रीन, यहाँ पर अब आप हमें बताएं कि क्या एक असूल परस्त रियासत ऐसा करती है जैसा भारत कर रहा है? नाज़रीन, भारत की पॉलिसी महज अपने मुफादात पर मुबनी है, इससे अपने दोस्तों से कोई गर्ज नहीं, और शायद यही वो तल्ख हकीकत है जो मुत्तहिदा अरब अमारात और भारतीय दिफाई मुआहदे की असल औकात वासिया करती है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आबनाए हरमज एक बार फिर दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री महाज बनता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका की बहरी ताकत को चैलेंज कर दिया। अमेरिका पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जंगबंदी के मुज़ाकरात भी जारी हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या अमेरिका और ईरान जंग के धाने पर खड़े हैं या ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुज़िश्ता 24 घंटों की 13 बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में। आबनाए हरमज में असल में क्या हुआ? ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाजों को वाकई निशाना बनाया? ट्रंप ने क्या एतराफ किया? और क्या जंगबंदी सिर्फ नाम की रह गई है? नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नाज़रीन, बरतानवी खबर रिसां इदारे के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आरजी जंगबंदी मुआहदे पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया। पहला मरहला बाकायदा तौर पर जंगबंदी का ऐलान, दूसरा मरहला आबनाए हरमज में जारी कशीदगी को कम करना,
तीसरा मरहला मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़िया कर दिया है कि ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा, यानी सूरत-ए-हाल अब भी इंतहाई गैर यकीनी है। नाज़रीन, रात गए ईरान के जनूबी इलाकों बंदर अब्बास और जज़ीरा कशम में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन मार गिराए। तस्नीम न्यूज और मिज़ान न्यूज के मुताबिक ये ड्रोन ईरान की हसास भरी तस्नीबात की तरफ बढ़ रहे थे। नाज़रीन, ये वही बंदर अब्बास है जहां ईरान की बहरिया की बड़ी मौजूदगी है, यानी अगर यहाँ हमला होता तो इसके असरात पूरी खलीजी रियासत पर बढ़ सकते थे। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे चौंका देने वाली रिपोर्ट्स की तरफ, यानी अमेरिकी अखबार के मुताबिक CIA की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं। ईरान के 70% मिसाइल ज़खायर भी बाकी हैं। ईरान अपनी ज़ेरे ज़मीन तस्नीबात दोबारा फ़ाल कर चुका है। तबाहशुदा मिसाइलों की मुरम्मत भी मुकम्मल हो रही है, यानी ईरान अब भी मुकम्मल तौर पर लड़ने की सलाहियत रखता है। ये रिपोर्ट ट्रंप के इन दावों पर सवाल उठा रही है जिनमें वो कहते थे कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं वो खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हरमस में एक ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। इसके फौरन बाद ईरान ने अमेरिकी बहरी यूनिट्स पर मिसाइल हमले किए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाना, कुछ यूनिट को पीछे हटना पड़ा और अमेरिकी फोर्सेस ने इलाके से इनखला किया, जबकि अमेरिका इन दावों की तरदीद कर रहा है। नाज़रीन, अमेरिकी सेंट्राम ने तस्दीक की है कि अमेरिकी गाइडर्स मिसाइल डिस्चार्ज आबनाए हरमस से गुजर रहे थे। इसी दौरान ईरान ने ड्रोन्स, मिसाइल्स और छोटी कश्तियों से हमले किए। अमेरिका ने जवाबन ईरानी तस्लीमात को निशाना बनाया। अमेरिका के मुताबिक निशाना बनाई गई तस्लीमात में शामिल थी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, ड्रोन बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इंटेलिजेंस तस्लीमात। लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है कि वो कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम बयान में कहा कि अमेरिका के 3 वर्ल्ड क्लास डिस्चार्ज कामयाबी से आबनाए हरमस से गुजरे। ईरान ने हमला किया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ईरान मुसलसिल दावा कर रहा है कि इसने अमेरिकी जहाजों को हिट किया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें समुद्र में आग और धुआं देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे खतरनाक बात यह है कि जंग बंदी मौजूद तो है लेकिन इंतहाई कमजोर हालत में। एक छोटी सी गलती, एक मिसाइल, एक ड्रोन और पूरा मशरिकी वुस्ता जंग की लिपेट में आ सकता है। आबनाए हरमस दुनिया की तेल सप्लाई की शहरग है। अगर यहाँ मुकम्मल जंग छिड़ी तो तेल की कीमतें आसमान पर जा सकती हैं, आलमी मैशत मुतासिर हो सकती है और खित्ते में नई तबाही आ सकती है। ईरान और अमेरिका दोनों ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मिसाइल। अब सवाल यह है, क्या वाकई जंग टल जाएगी या दुनिया एक नए बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इचरा के माशाल्लाह प्लाजा से 3 बच्चों की लाशें बरामद। इचरा में घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। दोस्तों, ये खबर जिसने भी सुनी, जिसने भी मासूम बच्चों की तस्वीरें देखी, दंग रह गया। एक माँ अपनी ही औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? और एक बच्चे को तेजधार आलिम ने गला काट कर कत्ल किया है। कि आखिर इन मासूमों से किसकी इतनी खतरनाक दुश्मनी थी? ये जानवरों की तरह ज़िबा कर डाला। मगर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कुछ ही घंटों में कातिल का भी पता चल गया और वाक़ये की वजह भी सामने आ गई। कातिल वो कि सुनकर यकीन न आए और वजह ऐसी कि सख्त दिल भी कांप जाए। पुलिस ने बताया कि बच्चों को इनकी सगी माँ रिदा ने कत्ल किया। मगर माँ को इन बच्चों से आखिर दुश्मनी क्या थी? इसने अपने ही बच्चों से ऐसा भयानक सलूक क्यों किया? और इस मामले में कौन कौन इसके साथ शामिल था? इन सारे सवालात के जवाब
आज की वीडियो में मालूम करते हैं। नाज़रीन, इस वाक़ये की मरकजी मुलजिमा रिदा 9 साल से शादीशुदा थी और अपनी सास के हमरा मुख्तलिफ घरों में सफाई सुथराई का काम करती थी। इसका शोहर रमजान एक प्राइवेट लैब में मुलाजमत करता था। शादी के बाद 9 सालों में दोनों के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। मासूम सी मोमना बतूल, चांद जैसा मोमिन रजा और नन्ही परी उम्मे हबीबा। घर के हालात किसी आम गरीब घर जैसे ही थे। मियाँ बीवी में गुर्बत और तंगी की वजह से कभी कभार झगड़ा भी हो जाया करता, मगर मासूम बच्चों के लिए ये घर इनकी जन्नत था और माँ बाप ही पूरी दुनिया। मगर इन्हें पता नहीं था कि जिसे वो दुनिया अपना वाहिद साहिबान और सहारा समझते हैं, वही इनकी जिंदगी छीन लेगा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि रिदा का घर से बाहर आते जाते एक नौजवान शहरयार से आंख मटकना शुरू हो गया। अब रिदा को अपना घर, बच्चे और शोहर सब बुरे लगने लगे। इसका ख्वाब अब इस घर, बच्चों और शोहर से दूर शहरयार के साथ नई जिंदगी गुजारना था। पहले तो इसने बहाने बहाने से शोहर के साथ झगड़े शुरू किए, इसे छोड़कर जाने की बातें की, इसे गुस्सा दिलाया कि वो किसी तरह गुस्से में आकर इसे तलाक दे दे और वो शहरयार के साथ शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे। मगर शोहर इसे हर बार मना लेता और तलाक तक बात न आती। रिदा के लिए शहरयार से अलग रहना अब मुश्किल होता जा रहा था और इसी वजह से वो जिंदगी से जान छुड़ाने के लिए नए नए मंसूबे बनाने लगी। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो ये घर तो छोड़कर जाएगी, मगर इन बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके लिए इसने इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन, इस मकसद के लिए रिदा बाजार से तेज धार छुरियां खरीद कर लाई और इन्हें घर में छुपा दिया। फिर इसने बच्चों के साथ घर में अकेले होने का इंतजार किया। जब इसका शोहर और सास दोनों काम पर निकल गई, तो इसने शोर शराबे से बचने के लिए बच्चों को छुपन छुपाई खेलने पर आमादा किया। मासूम बच्चे माँ के रूप में कातिल की बात मानकर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपने लगे। इसके बाद इस दरिंदा सिर्फ औरत ने वहशत का खेल शुरू किया। रिदा सबसे पहले अपनी छोटी बेटी के पास गई, इसके मुंह पर हाथ रखा, फिर पूरे जोर से इसके गले पर छुरी चला दी। नन्ही उम्मे हबीबा तकलीफ और बेयकीनी में अपनी ही माँ को इतनी वहशत से अपनी जान लेते देखती हुई दुनिया से गुजर गई। इसके बाद मोमिन रजा की बारी आई। रिदा ने इसे भी जकड़कर मुंह बंद करके जानवरों की तरह ज़िबा कर दिया। तो फिर बारी आई बेचारी मोमना बतूल की, वो जो इस खुशी के साथ छुपी हुई थी कि इसकी माँ ने इसकी छोटी बहन और भाई को तो ढूंढ लिया, मगर इसे नहीं ढूंढ सकेगी और वो ये खेल जीत जाएगी। मगर इस मासूम को क्या पता था कि वो कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि अपनी माँ के हाथों जिंदगी की बाजी हारने जा रही है। माँ ने मोमना बतूल को भी ढूंढा। शायद मोमना ने माँ के कपड़ों पर खून और हाथ में छुरी देखकर पूछा होगा, मम्मा आपको क्या हुआ? इतना खून कैसे लग गया कपड़ों पर? कहीं चोट तो नहीं आई आपको? मगर रिदा पर तो इस वक्त खून सवार था। इसके लिए दुनिया में शहरयार के अलावा ना तो कोई इंसान था और ना ही रिश्ता। इसलिए इसने अपनी जन्नत का आखिरी फूल, अपने जिगर का तीसरा टुकड़ा, अपनी पहली औलाद, जिसकी आमद पर शायद इसने खुशियां मनाई होंगी, इसकी जिंदगी भी छीन ली। नाज़रीन, खून की होली खेलने के बाद अब रिदा ने इस वारदात का रुख मोड़ने के लिए ड्रामा शुरू किया, जो इसने पहले से सोच रखा था। इसने अपनी मासूम बच्चियों की लाशों के दरमियान तसल्ली से खून आलूदा कपड़े बदले, फिर अपने शोहर को फोन किया कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अपनी दुनिया उजड़ जाने से बेखबर शोहर ने रिदा को अपने पास आने का कहा ताकि वो इसका चेकअप करवा सके। रिदा घर को ताला लगाकर अस्पताल गई और फिर जब दोनों मियाँ बीवी वापस घर आए तो ताला खुलते ही रमजान के सामने होलनाक मंजर था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके तीनों मासूम बच्चों को कोई इतनी बेदर्दी से कत्ल करके चला गया। कॉल करके पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वाक़े पर पहुंची तो इसने देखा
कि रिदा हाथ में छुरी पकड़े रोना धोना कर रही है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो रिदा और रमजान के बयान एक जैसे ही थे। रिदा बीपी लो होने पर घर से अस्पताल गई। वापसी पर मियां बीवी घर आए तो बच्चों की लाशें मिली। नासरीन, पुलिस ने शुरू में ही रमजान के भाई पर शक किया और इसे गिरफ्तार किया और वहां जाकर हमने प्रॉम्प्टली तफ्तीश शुरू की, मगर साथ साथ अपनी तफ्तीश दूसरे पहलुओं पर भी जारी रखी। नासरीन, जब पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल की तो इसमें देखा गया कि रिदा खुद घर को बाहर से ताला लगाकर निकली थी। इस फुटेज में रिदा घर से बाहर जाते दिखाई दे रही है। इसके बाद पुलिस ने इस लैब की फुटेज भी हासिल की जहां रमजान काम करता था। वहां के रिकॉर्ड केस से साबित हुआ कि रमजान सारा वक्त ही ड्यूटी पर मौजूद था। इसके बाद रमजान और रिदा के मोबाइल फोन्स का डाटा निकाला गया तो रिदा के मोबाइल से सैकड़ों शहरियार को कॉल की गई थी। पुलिस ने रमजान और बाकी घर वालों से पूछा तो वो शहरियार से मुतल्लिक लाइल्म निकले। इस पर पुलिस का शक रिदा पर और ज्यादा गहरा हो गया। पहले तो वो इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये अजीबोगरीब कहानी सुनाई कि इसके बच्चे कार्टून देखकर एक दूसरे को छुरियां मारने के आदी थे। लेकिन एक माँ की ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही थी कि क्या कोई 5 साला बच्ची या 4 साला बच्चा खुद को या अपने बहन भाइयों को इतनी बेरहमी से जिबा कर सकता है कि इसकी गर्दनें कट जाएं। पुलिस के तजर्बाकार अफसरान जानते थे कि ये महज एक मन घड़त कहानी है ताकि असल कातिल मंजरे आम पर न आ सके। फिर पुलिस ने सख्ती से तफ्तीश की तो इसने सच उगल दिया कि वो ही अपने मासूम बच्चों की जान लेने वाली कातिला है। जैसा ऊपर जिक्र हुआ कि पुलिस ने रिदा के मोबाइल फोन्स का डाटा निकलवाया तो मालूम हुआ कि इसके और शहरियार के दरमियान सिर्फ चंद दिनों में 746 बार राब्ता हुआ था। ये कोई आम बात नहीं थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात किस कदर गहरे थे। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक इन दोनों के शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन इसके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट ये 3 मासूम बच्चे थे। इस सारे वाकये में एक तरफ रमजान है जिसने अपनी जिंदगी के 9 साल रिदा के साथ गुजारे और इसे अपनी शरीके हयात समझा, और दूसरी तरफ रिदा जैसी बेरहम कातिला जिसने अपने ही जिगर गोशों को बेदर्दी से जान से कत्ल कर दिया। रमजान की दुनिया हर तरह से उजड़ चुकी है। इसका सबसे करीबी रिश्ता इसकी घरवाली ही इसके मासूम बच्चों की जान ले चुकी है। इसका हंसता बसता घर इसकी अपनी ही बीवी के हाथों उजड़ चुका। क्या इन सब में शहरयार भी शामिल है? क्या इसने रिदा को इसके बच्चों को कत्ल करने की स्कीम समझाई, या रिदा ने खुद ही इसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए 3 मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी एक शख्स ने बहुत ज्यादा अरूज देखा और सबसे ज्यादा कड़वा वक्त भी, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। एक सिंध कार घराने का चश्मो चिराग जो 3 बार पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब हुआ, लेकिन हर बार इसे अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही इक्तदार के ऐवानों से बाहर कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था जो शख्स सोलिनियन बालादस्ती का नारा लगाता था, इसे बार बार अदालती कठेरों और जिला वतनी का सामना करना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम तफसील से नवाज शरीफ के 1980 से लेकर आज तक के सियासी सफर पर बात करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ की सियासत का आगाज किसी जमहूरी तहरीक से नहीं बल्कि एक फौजी अमरीत के जेर साया हुआ। सन 1980 की दहाई में जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के हुक्मरान थे तो इन्हें पंजाब में एक ऐसी सियासी क़यादत की जरूरत थी जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। सन 1981 में नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर खजाना बनाया गया। सन 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद वो पंजाब के ताकतवर वज़ीर आला बनकर उभरे। ये वो दौर था जब उन्होंने पंजाब में तामीर और तरक्की के मंसूबों के जरिए
अपनी पहचान बनाई। नाज़रीन, सन 1980 में IJI के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बने। उन्होंने मुल्क में माशी इस्लाहात और नजकारी का अमल शुरू किया, लेकिन जल्द ही इनके ताल्लुकात इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान से खराब हो गए। इस वक्त के आइन में 2B58 नामी एक काली शिक मौजूद थी, जिसके तहत सदर किसी भी वक्त असेंबली तोड़ सकता था। अप्रैल 1993 में सदर ने नवाज हुकूमत खत्म कर दी। अगरचा सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहाल किया, लेकिन फौज के दबाव में नवाज शरीफ और सदर दोनों को मुस्तफा होना पड़ा। नाज़रीन, सन 1997 में इनका दूसरा दौर शुरू हुआ। सन 1997 में नवाज शरीफ हैवी मैंडेट के साथ वापस आए। ये इनके कैरियर का ताकतवर तरीन दौर था। 28 मई 1998 को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद चाकी में 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इसी दौर में पाकिस्तान की पहली मोटरवे लाहौर टू इस्लामाबाद मुकम्मल हुई। कारगिल जंग के बाद आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात संगीन होते चले गए। 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बरतरफ करने की कोशिश की तो फौज ने बगावत कर दी और हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नवाज शरीफ को तैयारा अगवा केस में उम्र कैद सुनाई गई। Sharif was involved in a plane hijacking case. जिसके बाद सऊदी अरब की मुदाखलत पर जिला वतनी में तब्दील किया गया। नाज़रीन, 14 साल की जिला वतनी और जद्दोजहद के बाद 2013 में वो वक्त आया जब नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए। इस दौर में चीन के साथ मिलकर CPEC जैसा अजीम मंसूबा शुरू हुआ। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ज़रबे गज़ब शुरू हुआ और बिजली के कारखानों का जाल बिछाया गया। अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ, जिसमें नवाज शरीफ के बच्चों की लंदन जायदादों का जिक्र था। सुप्रीम कोर्ट में तवील केस चला और आखिरकार 28 जुलाई 2017 को अदालत ने इन्हें अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने, जो कि एक असासा था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया था, की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। नाज़रीन, तजर्बाकारों का कहना है कि नवाज शरीफ की बदतरफियों की 3 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी। नवाज शरीफ का मानना था कि खारजा और दाखिली पॉलिसी का मुकम्मल इख्तियार सोलिनियन हुकूमत के पास होना चाहिए, जो हमेशा मुक्तदिर हलकों से टकराव का सबब बना। अदालती एक्टिविज्म। नवाज शरीफ के खिलाफ अक्सर फैसले अदालती पंजों से आए, जिसे नून लीग सियासी इंजीनियरिंग करार देती है। करप्शन के इल्जामात। मुखालफिन का दावा है कि इनके खानदान ने इक्तदार का इस्तेमाल करते हुए अपनी दौलत में बेपनाह इजाफा किया। नाज़रीन, नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत का वो किरदार है जिन्हें मायूस करना मुमकिन नहीं। वो कई बार गिरे, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा सियासी कुव्वत के साथ वापस आए। आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ को बार बार हटाने से पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।